हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है हिंदी पेपर जो है सॉल्व करेंगे। सभी एग्ज़ाम्स में जो है ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पूरा फुल सिलेबस है जिसमें सभी प्रकार के जो है हिंदी व्याकरण से संबंधित जितने भी जो है क्वेश्चंस होते हैं वो सभी पूछे जाएंगे। चाहे आप सीटेट का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे जो है टेट का एग्ज़ाम दीजिए, इसमें से जो है आपको क्वेश्चंस मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि सीटेट वालों के लिए जो है केवल पेडागोजी ही आती है, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। दूसरा जो है, आप चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम्स ले लीजिए, ठीक है, हिंदी सिलेबस सभी में है। चाहे पेट का एग्ज़ाम ले लीजिए, ठीक है, और या चाहे एसआई का एग्ज़ाम ले लीजिए, या चाहे ट्रिपल एससी में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जितने भी स्टेट वाइज जो एग्ज़ाम्स होते हैं, है ना, उसमें जो है हिंदी से जो है रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत गौर से आप पढ़िएगा, इसको समझने का भी प्रयास कीजिएगा। इससे जो है रिलेटेड जो भी मैं क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, आज का जो है वीडियो का टारगेट है वो है 50 लाइक्स का, और इस लाइक से जो है हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, हम भी मोटिवेटेड रहते हैं, नए नए वीडियोस लेकर के आते हैं। आपको जो है परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे देखिए, परीक्षा की दृष्टि से जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है वो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत समझने की। देखिए जैसे आज का पेपर है, अब आप जितने भी एग्जाम्स देते होंगे आपको सबको पता होगा कि हिंदी पेपर कहाँ कहाँ आता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैंने जो है कुछ बच्चे जो है मतलब नए बार पहली बार वीडियो में आते हैं तो इसलिए बताया जाता है पूरा। बाकी को सबको पता है कि तद्भव तत्सम आता है, पर्यायवाची आता है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये मैं यहाँ पर आपको देता हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तद्भव तत्सम से रिलेटेड जो है आपको दो क्वेश्चंस, अगर हिंदी में ध्यान रखिएगा, अगर हिंदी के जो है 30 से जो है मान लीजिए 30 से 60 क्वेश्चंस के बीच में अगर क्वेश्चंस आते हैं, आमतौर पे 30 तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो हिंदी में आपको तद्भव तत्सम से जो है रिलेटेड दो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। तद्भव तत्सम बहुत आसान होता है, कुछ बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि शहर में रहते हैं, वो गाँव उनका होता नहीं है, तो गाँव की वो भाषा का प्रयोग नहीं कर पाते। आमतौर पर तद्भव जो होते हैं वो गाँव की जो है लैंग्वेज में बोले गए वो शब्द होते हैं, जैसे करपट। अब देखिए करपट का क्या मतलब है करपट एक जो है तत्सम शब्द है, ध्यान रखिएगा, तद्भव और तत्सम से ही रिलेटेड ही आते हैं। देशज वाले फारसी शब्द ये बहुत कम पूछे जाते हैं, ये तभी पूछे जाते हैं जब सिलेबस में उसको दिया गया हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए करपट जो होता है वो एक तत्सम शब्द है, और तत्सम शब्द का जो है तद्भव पूछ रहा है इसका। तो कपट, कारपेट और कपूर। ठीक है, तो देखिए, और कपड़ा, तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, तो देखिए इसका सही आंसर है करपट का होता है कपड़ा, और कपूर का होता है कर्पूर। ध्यान रखिएगा, कपूर का होता है कर्पूर। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, कर्पूर होता है वो तत्सम शब्द है, कपूर जो है तद्भव शब्द है, वहीं पे कपड़ा जो है तद्भव और करपट जो है तत्सम शब्द है। ठीक, निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है तद्भव है, फिर से देखिए, तो त्रिकुटी, खेत, क्षेत्र और नाथ हिंदी के जो है नजदीक होते हैं। ठीक है, आमतौर पे जो है हिंदी के ये शब्द नजदीक होते हैं, और तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के नजदीक होते हैं। तो देखिए त्रिकुटी जो है ये एक जो है मतलब तत्सम शब्द है, प्रभु और नाथ। यहाँ पे जो है तद्भव शब्द जो है वो खेत है, खेत को जो है बोलते हैं तत्सम शब्द। ध्यान रखिएगा, खेत का जो है तत्सम होता है क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, खेत का होता है क्षेत्र, तो ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव शब्द अगला भी क्वेश्चन है। देखिए खीर, क्षीर और कर्म और कूप, तो देखिए इसमें से कम तद्भव क्या है, तो देखिए आपको सही पता चल गया होगा, खीर जो होता है वो एक तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम दिया हुआ है सी ऑप्शन, क्षीर। क्षीर एक तत्सम शब्द है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं वाक्य में जो है पेड़ से जो है पद में किस प्रकार का जो है प्रयोग किया गया है। तो देखिए पेड़ से जो है पद में जो है किस कारक का प्रयोग किया गया है, हमें कारक का नाम बताना है। ठीक है, तो देखिए आपको पता होगा कारक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए कर्ता ने, ठीक है, तो ये एक तरफ जो है कारक है, और उसमें जो है प्रयुक्त होने वाले जो है चिन्ह होते हैं। ठीक है तो ये मैंने पिछले लास्ट टाइम क्वेश्चंस कराया था, इसका पूरा सही से बताया था कि कर्ता ने, ठीक है, तो मतलब जो अगर कर्ता के बाद जो है ने चिन्ह लगा हो, ठीक है, तो वो हो गया कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। ठीक है, संप्रदान जब आएगा, संप्रदान कारक में होगा के लिए, किसी के लिए कार्य किया जाता है, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग। ठीक है, मतलब अलग,
तो ये चीज होगी अपादान कारक वहां पे होगा जहां किसी वस्तु का जो है किसी अन्य वस्तु से अलग होना होता हो। ठीक है, तो देखिए पेड़ से पत्ते गिरते, पेड़ से पत्ते का अलग होना लिखा है तो अपादान कारक यहां होगा। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, बिल्कुल रट लीजिएगा ये चीज। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग है संबंध जो है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वो मुझसे अलग रहता है, लेखांकित जो है शब्द के आधार पर बताइए कि यहां कौन सा कारक है। तो देखिए यहां से वो मुझसे अलग रहता है, तो संप्रदान, अपादान, करण और अधिकरण। तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, ठीक है, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, तो यहां देखिए अलग का भाव हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे अपादान कारक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुहावरे का हमें अर्थ बताना है, खाना ना पचना। अब देखिए मुहावरों से रिलेटेड भी जो है क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर जो है मुहावरे आते हैं। और देखिए ध्यान रखिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार मुहावरे जरूर याद कर लीजिए और कोशिश करिए कि मुहावरे जो कठिन हो, कुछ तो मुहावरे आपको बिल्कुल सामान्य दृष्टि से आंसर पता होगा। ठीक है, समझ भी जाएंगे कि ऑप्शंस का आंसर यही है। अगर कुछ कंफ्यूज होता है तो हमेशा उस मुहावरे का जो है एक अर्थपूर्ण जो है मीनिंग निकालने का प्रयास कीजिए। जैसे खाना न पचना यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ का मतलब होगा पेट खराब होना, या चैन न पड़ना, या मन खराब हो जाना, या कब्जियत होना। तो देखिए इस तरीके के जो है क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, है ना। अब ऐसा होता है जब तक तुम कोई चीज़ मुझसे पूछ नहीं लेते हो तब तक तुम्हारा ना खाना नहीं पचता है, हद कर दी। इस तरीके से हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं ना सेंटेंस। तो मतलब खाना ना पचना होता है कि जब तक कोई चीज़ जान ना पड़ जाए ना तब तक तुम्हारा खाना नहीं, ऐसा नहीं होता यार ये बता दो ना मेरा खाना नहीं पचेगा ना, जब तक मैं जान नहीं लूँगा ना ये क्या हो रहा है मेरा खाना नहीं पचेगा। तो चैन ना पड़ना, किसी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए चैन ना पड़ना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका अर्थ है चैन न पड़ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले जो है वर्ण को क्या कहते हैं। तो देखिए दांत और जीभ से बोले जाने वाले मतलब वर्ण क्या करते हैं, मूर्धन्य, दंतोष्ठ्य, या फिर जो है कंठोष्ठ्य, दंत्य। देखिए ऑप्शंस पढ़िए। तो देखिए वो वर्ण होते हैं एक जो, देखिए इसका आंसर, देखिए इसका आंसर है सी नंबर, ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, कंठ पहला आएगा, कंठ, ये आपको याद रखना है। कंठ, कंठ कैसे लिखते हैं, एक मिनट। ठीक है, पहला आता है कंठ, ठीक है, फिर दूसरा आता है कंठ ताल। ठीक, इसका बहुत सिंपल है KTM। ठीक है, तो कंठ ताल मूर्धन्य। ठीक है, मूर्धन्य। ठीक, मूर्धन्य जैसे ए ऑप्शन लिखा है मूर्धन्य। ठीक है, कंठताल मूर्धन्य। दंत, दंत्य, दंत लिख देता हूं, दंत ओष्ठ। ठीक, कंठताल मूर्धन्य, दंत ओष्ठ, KTM और DO। ठीक है, ये हो गया। कंठ में आता है का वर्ग के अक्षर, ध्यान रखिएगा, काखा गाघा अंगा, ठीक, का वर्ग के जो अक्षर होते हैं वो कंठ में आते हैं। और कंठ ताल, ताल में आता है का वर्ग के साथ साथ, देखिए ध्यान रखिए कंठ में का वर्ग में जो है आ और बड़ा आ ये भी आते हैं, का खा गा घा अंगा, और उसके बाद बड़ा और छोटा आ ये भी आते हैं। ठीक, कंठ ताल, ताल के बाद क्या होता है, कंठ, का के बाद क्या आता है, का के बाद आता है चा वर्ग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और का वर्ग के चा वर्ग में जो आता है आ के बाद ई, ध्यान रखिएगा आ ई, ये आप नोट कर लीजिए अगर आप ये नहीं आता है। फिर आता है मूर्धन्य, KTM हो गया, तो मूर्धन्य में क्या आता है, उसके बाद आता है चा के बाद आता है टा वर्ग, ध्यान रखिएगा टा वर्ग आता है। ठीक है, अब टा वर्ग आएगा तो देखिए टा वर्ग में क्या आता है, तो टा था दाधा ना यह हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है रा और शा, ये एक जो वर्ड है ये भी आपको जो है टा वर्ग में याद रखना है, रा और शा। ठीक है, अब आता है दंत। अब दंत जो मेरे क्वेश्चन में पूछा गया वो होता है ता वर्ग में। ठीक, ता वर्ग के जितने ता था धाधा ना, ठीक है, तो ये चीज आ जाता है ता वर्ग में। और इसके साथ साथ आता है ला और शा, देखिए ये चीज भूलिएगा नहीं, ला और शा ये भी याद रखिएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देगा फिर, है ना। तो ओष्ठ, अब ओष्ठ में आता है तो ओष्ठ में आता है पा वर्ग, ध्यान रखिएगा ओष्ठ में पा वर्ग आता है। और उसके बाद ओष्ठ में पा वर्ग के साथ जो आता है छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक, अब इतनी चीज आपको पता चल गई होगी।
ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि ये जो है आपको कंफ्यूज नहीं करेगी। चलिए ठीक है, तो देखिए इसमें आता है, क्या पूछा है, दंत और जो है जीभ, दांत और जीभ में से स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं, तो इसके दंत कहते हैं। ठीक है, जो ता वर्ग में आता है, और ला और सा वर्ग में, ला और सा भी इसमें जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्प प्राण जो है ध्वनियां क्या होती है, अल्प प्राण व्यंजन क्या कहलाते हैं, तो देखिए खा वर्ग, गा वर्ग, घा वर्ग और जो है ठा वर्ग जो है ये अल्प प्राण में आता है, किस में आते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो है सही आंसर है गा, ध्यान रखिएगा, ये इसका सही है अल्प प्राण। देखिए दो होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक, और अल्प प्राण और महाप्राण जो होते हैं, इसमें जो होते हैं अल्प प्राण में जो आता है, ठीक है, अल्प प्राण में जो होते हैं वो मुख द्वारा वायु का जो है निर्गमन, जो इसमें जो है अल्प प्राण में जो है मुंह से जो वायु निकलती है वो बहुत, मुख से वायु का निकलना बहुत कम होता है। ध्यान रखिएगा, वायु अल्प है तो इसलिए कम ही होगा, मुख से जो वायु निकलती है वो कम होती है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से अक्षर आते हैं, तो देखिए इसमें आते हैं तो प्रत्येक वर्ण का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर, ध्यान रखिएगा, तीसरा, पांचवा और जो है पहला अक्षर। ठीक, और उसके बाद या, रा, ला और वा, ये इतने जो है अल्प प्राण के अंदर आते हैं। ठीक है, अब पहला अक्षर का क्या मतलब है, देखिए मान लीजिए हम का वर्ण की बात कर लेते हैं। ठीक है, का वर्ग की बात कर लेते हैं, और का, खा, गा और घा ये आते हैं। तो देखिए का जो है वो है पहला, उसके बाद ये जो दूसरा आता तो दूसरा ये है अल्प प्राण में नहीं आएगा। गा वर्ग में जाता है ये तीसरा, का, खा, गा, घा और अंगा, तो देखिए घा भी नहीं आएगा, और अंगा देखिए पहला, दूसरा नहीं है, तीसरा, चौथा नहीं है, पांचवा, चौथा ये नहीं है, और पांचवा मतलब अंगा ये। तो देखिए का वर्ग में 1, 3, 5, यारा, लावा जो है अल्प प्राण जो है ध्वनियां होती हैं। ठीक, उसी तरीके से जो महाप्राण ध्वनियां भी जान लेते हैं, तो महाप्राण ध्वनियां जो होती हैं उसमें जो है वर्ग के जो है पहला होता है, ध्यान के वर्ग के पहला नहीं, दूसरा और चौथा। ठीक है, जो छूट गया था 1, 3, 5 था वो अल्प प्राण में, और दूसरा और चौथा वर्ग मतलब खा और जो है खा, गा, घा। ठीक, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ महाप्राण में एक हा वर्ग है वो भी आता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक, अब ये चीज आपको भूलने वाली चीज नहीं होंगी। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण में इतनी चीजें हैं, अब आप भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला में जो है स्पर्श व्यंजनों की जो है संख्या कितनी होती है, तो देखिए वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की जो है संख्या होती है वो होती है 25। ध्यान रखिएगा, स्पर्श व्यंजनों की जो है संख्या 25 होती है। ठीक है, अब ये कौन से होते हैं, तो देखिए का वर्ग, चा वर्ग, कंठताल, दंत, ओष्ठ, मूर्धन्य, ये सब जो बता, कंठताल जो है केटीएम, कंठताल, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। ठीक, याद रखिएगा, का वर्ग, चा वर्ग, ठीक है, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, तो इसमें जो है ये 1, 2, 3, 4, 5, और इसमें 5 है, का, खा, गा, घा और अंगा, तो ये 5, 5 का 5, 5, 5, 5, 25, तो ये टोटल हो गया 25 वर्ग। ठीक, ध्यान रखिएगा 25 वर्ग, मतलब इन जो है वर्गों के द्वारा जो है स्पर्श से बोले जाने वाली जो है ध्वनियों को जो है हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, का वर्ग में जो आते हैं, खा वर्ग मतलब का वर्ग में आ गए, चा वर्ग में आ गए, टा वर्ग में आ गए, ता वर्ग में आ गए, पा वर्ग में आ गए। ठीक है, तो ये टोटल हो गए 25, हर एक वर्ग में जो है 5 होती, तो 5 × 5 हो गए 25। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे मोटे क्वेश्चंस है, अक्सर बच्चे गलत कर देंगे इसलिए ध्यान रखिएगा। संगम, देखिए संगम जो है यहाँ पे एक अशुद्धि है गलत लिखी हुई है, वो कौन सी अशुद्धि है, नुक्ता है इसमें गलत है, या अनुनासिक है, या रेफ है, या अनुस्वार है। तो देखिए इसकी कौन सी अशुद्धियां गलत है,
तो देखिए इसमें जो है अनुनासिक की अशुद्धियां गलत है, ध्यान रखिएगा, अनुनासिक है। अनुनासिक का मतलब है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, नाक और जो है नाक, कभी कभी जो है क्वेश्चन जो है लोग मुख नहीं मारना बंद कर देते हैं, नाक और मुख के संयोग से बोले जाने वाली जो है ध्वनियां होती हैं ये, ठीक है। और ये कौन सी होती हैं, तो ये अशुद्धि है, ये है चंद्रबिंदी वाली, ठीक है। और बड़ा आई के साथ भी इस तरीके से लिखा जाता है आंगन, ठीक है। छोटा ई के, बड़ी ई के जो है बिंदी, ठीक, और जो है बड़ा ऊ के ऊपर जो है बिंदी, ये इस टाइप की जो है अनुनासिक जो है ध्वनियां कहलाती हैं, ठीक है। तो ये चीज गलत है, इसमें संगम को है इस तरीके से लिखा जाना था, ठीक है, ये सही शुद्धि है वर्ड है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले जो है शब्द का हमें चयन करना है। तो देखिए शुद्ध वर्तनी का जो है बताना है कि कौन सा जो है शब्द सही है लिखा है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अक्सर जो है हम इन्हीं जैसे शब्दों का, जो अशुद्ध ध्वनियां का ही हम अक्सर प्रयोग करते हैं, और शुद्ध ध्वनियां जो है हमसे जो है जो बोली जाने वाली भाषा से अलग होती है। जैसे अंताक्षरी, हमें हमेशा बोलते हैं अंताक्षरी, ठीक है, हमेशा बोलते हैं पूजनीय, है ना, तदोपरांत, कवयित्री, तो ये अक्सर हम बोलते हैं, लेकिन इसमें से शुद्ध बताना है क्या है। तो देखिए इसमें से जो शुद्ध एक ही लिखा है वो है अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी में जो है आधा ना और आधा ता का प्रयोग हो जाता है, आधा ना और त्या का प्रयोग हो जाता है, और ये है अंताक्षरी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसी तरीके से जो है अंत्याक्षरी लिखी जाती है, ये एक शुद्ध है। शुद्ध और अशुद्धों में जैसे पूजनीय नहीं होता है, यहाँ पे पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है, ध्यान रखिएगा, ये पूजनीय इस तरीके से लिखा जाता है। और तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है, तद, एक सेकेंड, ता, ठीक है, तदुपरांत, ठीक है, ये लिखा जाता है, तदुपरांत होता है। और कवयित्री नहीं होता, कवि, देखिए कव यित्री होता है, ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से जो है आपको लिखा जाना है, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, गलतियां नहीं कीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तनी की जो है दृश्य से जो है शुद्ध शब्द, वर्तनी जैसे शब्दों का जो है जरूर देखिए, ये क्वेश्चंस देखिए, हिंदी का जो है सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं कि हिंदी के आपको पर्सनल नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाते वक्त मिलेंगी, एक छोटे छोटी चीज़ें एक एक करके जो है आप सागर बनाइए। मतलब सागर कहने का मतलब एक एक शब्द, जैसे मान लीजिए आपको कवयित्री की मीनिंग नहीं पड़ा, तो जहाँ पे आपने शुद्ध और अशुद्ध के जो है नोट्स बनाए थे, वहाँ पे आपको कवयित्री एक नया जो है ऐड कर देना पड़ेगा, ताकि जब परीक्षा में बैठे तो आप, तो क्योंकि जब आप परीक्षा में बैठेंगे भले ही आप जो है पढ़ने में अच्छे हो, लेकिन हिंदी में ऐसा है ना कि हिंदी में जो है 60 में 60 क्वेश्चन में 60 नंबर लाए जा सकते हैं। अन्य सब्जेक्टों में ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि 60 में 60 हो, क्योंकि कभी कभी जो है हमारी समझ गलत हो जाती है, कभी हम क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते, पर ये बहुत सिंपल होते हैं। शुद्ध बताना है। अब बताइए, अगर आपको चिन्ह लिखना आता है, अनुग्रहित लिखना आता है, विवर्त लिखना आता है, विरहणी लिखना आता है, तो सही से शब्दों का चयन चल ले, और कहीं अलग बहुत अलग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, वो नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, जो अलग नोट्स होते हैं। आपके अगर किसी प्रिंटिंग कॉपी में दिया हुआ है तो वो मत नोट करिए, और आपको जो नहीं दिया है वो आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको जो है हिंदी से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए, मैं उसकी पीडीएफ जो है फ्री प्रोवाइड करा दूंगा। आप बस केवल जो है मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए जो है स्पेशली मतलब वो नोट्स आपको दे दूंगा। मेरे पास हैंडमेड जो है खुद के लिखे हुए नोट्स हैं, उसको मैं किसी तरीके से जो है प्रिंटिंग करा के मैं आपको पहुंचा दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, शुद्ध शब्द का हमें चयन करना है। तो देखिए शुद्ध क्या है, इसमें से चयन, देखिए जो इसमें लिखा हुआ है उसको बताते हैं। तो इसके देखिए, ये जो चिन्ह है ये गलत है, अनुग्रहित जो है इसका सही आंसर है सी नंबर, ध्यान रखिएगा। विवर्त जो है ये सही ढंग से लिखा हुआ है, बाकी जो है चिन्ह देखिए इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। यहां पे ना नहीं होता, यहां पे इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। वो अनुग्रहित में जो है अनु और ग्रहित होता है, इस तरीके से लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, ये लगाया जाएगा, ठीक है, ना कि इस तरीके से डंडी खींची जाएगी। विरहिणी नहीं होता, विरहिणी नहीं होता, विरहिणी होता है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला जो है शब्द हमें चुनना है, ठीक है। तो देखिए श्रृंगार, श्रृंगार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है इसका। देखिए यहां पे जो है श्रृंगार इस तरीके से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये कंप्यूटर से लिख रहा था तब भी ये गलत लिख रहा था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, श्रृंगार में जो है ये नहीं यूज होता, ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग नहीं होता है, ठीक। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक। ये है श्रृंगार का सही रूप, ठीक। तो इसका जो भी आंसर इसका सी था,
या फिर हम इसे घुमा देते हैं, ठीक है, तो बी आंसर कर देते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रमेश, राकेश, सीता, श्याम, हिंदुस्तान, इनमें से जो है कौन सी संज्ञा जो है इसमें दी गई है? तो देखिए इसमें कौन सी संज्ञा दी हुई है? तो देखिए इसमें जो है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक और समूहवाचक। तो देखिए इसमें जो है व्यक्तिवाचक जो है संज्ञा क्या होती है? तो संज्ञा वो होती है, ध्यान रखिएगा, जिसमें किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु का बोध हो। ध्यान रखिएगा। अब और हाँ, ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में केवल इकलौती होगी। ध्यान रखिएगा, एक ही व्यक्ति को जो है, एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति को जो है मतलब इशारा कर रही होगी, ठीक। तो देखिए हिंदुस्तान एक ही है तो व्यक्तिवाचक है, सीता एक ही है, श्याम जो है एक ही है, मतलब व्यक्ति से, रमेश जो है कोई एक ही व्यक्ति होगा, है ना, अन्य जो है जाति में नहीं आता। ध्यान रखिए, किसी व्यक्ति का अगर नाम दिया हुआ है तो वो व्यक्तिवाचक में ही होगा, ना कि जातिवाचक में होगा। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि देखिए रमेश नाम के व्यक्ति कई भी हो सकते हैं और इसी में लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नाम अगर दिया है किसी भी व्यक्ति का, जैसे रमेश, मोहित, राकेश, है ना, इस तरीके जो नाम दिए हैं वो व्यक्तिवाचक में होंगे। और जातिवाचक में जैसे होंगे, मान लीजिए जैसे वकील, ठीक है, तो ये जाति को डिनोट कर, मतलब पूरे एक ग्रुप को डिनोट कर, मतलब करेगा, ठीक है। वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, तो ये सब जो है वकील, डॉक्टर, कोई भी पेशा हो गया, ठीक है, तो ये जो है जातिवाचक में होगा, ठीक है। या उनके जैसे दो चार और होंगे, ठीक। और भाववाचक में क्या है? भाव होना चाहिए, भाव प्रधान होना चाहिए शब्दों में, ठीक है। समूह में होना चाहिए, समूहवाचक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतना समझ गए होंगे आप। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है? मिठाई, खटाई, दूध और ठंड। ठंडा या ठंड जो है वो द्रव्य का मतलब मापतौल वाली जो है चीज होगी, तो दूध को जो है मापा जा सकता है और लिक्विड फॉर्म में होती है तो द्रव्यवाचक हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी हिंदी में जो है कुल कितने जो है सर्वनाम होते हैं? तो देखिए सही आंसर बताइए। 9, 10, 11 और 12 में से कितने होते हैं? तो देखिए इसमें जो है सर्वनामों की संख्या होती है वो है 11। ध्यान रखिएगा, 11 सर्वनाम होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं ये आपको याद रखने हैं, जैसे मैं, तू, आया, यह, वह, जो, सोई, जो सो, ठीक है, कोई, कुछ, कौन और क्या। ये जो है इसकी दृष्टि से सही है। इसके सर्वनामों की संख्या 11 है और ये इतने हैं, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है? क्रिया विशेषण, संबंधवाचक जो है सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम या गुणवाचक सर्वनाम? तो देखिए सही बताइए। तो रेखांकित जो है, जो मैंने अभी बताया था, तो ये सर्वनाम है एक, तो पहली बात तो ठीक। और उसमें जो है ये कौन सा सर्वनाम आता है? तो देखिए ये है संबंधवाचक सर्वनाम। ध्यान रखिएगा, जिस सर्वनाम द्वारा किसी दूसरे सर्वनाम से जो है संबंध स्थापित हो जाए। ध्यान रखिएगा, जिस सर्वनाम द्वारा किसी दूसरे मतलब सर्वनाम से जो है संबंध स्थापित हो जाए उसे जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। और जो और सो जो है ये संबंध जो है मतलब बता रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लूट धातु से निर्मित शब्दों में से जो है कौन सा विशेषण है? तो देखिए विशेषण, लूट का जो है हमें विशेषण बताना है, तो लूटना, लुटेरा, लुटाना और लूटना। तो देखिए इसका कौन सा विषय है? तो देखिए इसका जो है विशेषण है वो है लूट का होता है लुटाना। ध्यान रखिएगा, इसका जो है सी आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण हमें कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए विशेषण 2, 4, 3, 5, सही आंसर दीजिए। तो ये विशेषण जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार? ये आपको याद रखने हैं। सार्वनामिक विशेषण, ध्यान रखिएगा, सार्वनामिक जो है विशेषण, गुणवाचक जो है विशेषण, ठीक है। उसके बाद आता है संख्यावाचक, जिसमें संख्या दी होगी तो संख्यावाचक विशेषण। और चौथा है वो है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, परिमाणवाचक जो है विशेषण, ठीक है। तो ये जो है चौथा है और ये आपको तीनों नीचे दिए हुआ है, संख्यावाचक, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में जो है क्रिया विशेषण के रूप में जो है कौन सा प्रयोग किया गया? क्रिया विशेषण, तो वो बहुत तेज दौड़ा। तो देखिए इसमें जो है क्रिया विशेषण क्या है? तो देखिए क्रिया विशेषण जो होता है जो किसी क्रिया की विशेषता बताए, ठीक है।
ध्यान रखिए जो किसी क्रिया की विशेषता बताए। तो देखिए ये दौड़ना जो है यहाँ पे एक क्रिया है और क्रिया की विशेषता बता रहा है तेज दौड़ना, यही है ना। तो देखिए तेज है यहाँ पे क्रिया विशेषण। तो इस चीज को अगर हम अलग कर दें तो वह जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वह जो है वो सर्वनाम है। ध्यान रखिएगा वह एक सर्वनाम है। मैंने आपको बताया था 11 सर्वनामों में से मैं, तू, आया, यह, वह, तो वह एक सर्वनाम है। अब बहुत जो है ध्यान रखिएगा जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे बोलते हैं प्रविशेषण। ध्यान रखिएगा तेज से पहले भी लगा है बहुत तेज, तो ये विशेषता बता रहा है विशेषण मतलब तेज से भी बहुत तेज है, तो प्रविशेषण। ध्यान रखिएगा प्रविशेषण बोलेंगे इसे, ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा इसलिए बहुत जरूरी है। और तेज यहाँ पे क्रिया विशेषण है और दौड़ना जो है वहां पे क्रिया है, तो जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक, तो ये चीज आपको पता चल गई होगी। ठीक, अगर आपको ये नहीं पता था तो आप इसी किसी कॉपी में ये ऑप्शंस डाल करके इस तरीके से लिख लीजिए, तो आप जब भी क्रिया विशेषण और प्रविशेषण ये दोनों पूछे जाते हैं, क्रिया विशेषण और प्रविशेषण क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नवोड़ा, इसमें जो है संधि विच्छेद हमें करना है। तो नव धन उड़ा, नव धन नव धन ढा और नव धन उड़ा, नव ना धन ओका। तो देखिए इसका संधि विच्छेद है, नवोड़ा का है नव धन ऊड़ा। ध्यान रखिएगा नव धन ऊड़ा जो है इसका संधि विच्छेद है और ये संधि है गुण संधि। ध्यान रखिएगा ये है गुण संधि। अगर आपको संधि विच्छेद नहीं आते, कंफ्यूज होते हैं, तो आप मेरा संधि विच्छेद से रिलेटेड जो है वीडियो देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, मैंने खुद बहुत अच्छे से बनाया है उसे ध्यान से। आपको इससे बाद जो है मतलब मेरा वो वीडियो देखने के बाद जो है आपको कभी संधि विच्छेद आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, मैं इससे रिलेटेड जो है संधि विच्छेद को जो है मैं कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका जो है लिंक भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए गुण संधि जो है हमें कैसे पहचाननी है। ध्यान रखिएगा गुण संधि जो है हम कैसे पहचानते हैं। तो देखिए नवोड़ा जो है, देखिए अब इसको बहुत गौर से समझिएगा, मैं अपने तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं और इसको नोट कर लिए, ये नोट्स है एक तरीके से। जब पहला जो है आ और आ, ठीक मैं अभी समझाता हूं, पहले मैं इसको नोट कर लेता हूं, इसको गौर से आप देख लीजिए एक बार। छोटा और बड़ी जब मिलते हैं तो ये बनता है ए। उसी तरीके से जब आ और आ जब बनता है ऊ से मिलते हैं, ठीक है, बड़ू ऊ से मिलते हैं तो बनता है ये ओ। ठीक, और उसी तरीके से जब आ और बड़ा आ, ठीक है, जब मिलता है री से, ठीक इस तरीके से तो बनता है अर। अब ये आपको तीन जो है की पॉइंट आपको याद रखना है। मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। बहुत सिंपल है, आ एक ही तरफ है, दोनों एक ही तरफ है, छोटा ई के साथ मेल कराना है, छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ मेल कराना है और या फिर री के साथ मेल कराना है। गुण संधि इन तीन फॉर्मूला में खत्म। इसके अलावा आपको गुण संधि में कभी, अब देखिए मैं आपको बताता हूं, नवोड़ा नव धन ऊड़ा। अब मतलब ये दूसरा वाला जो है ऊ से है, मतलब ये तो समझ ही गए होंगे। देखिए दूसरे में ऊ दिया हुआ है, यहां पे भी ऊ दिया है, यहां पे भी तो ऊ दिया है ना, यहां पे ओ दिया है तो यहां ओ, तो ओ का मतलब है नव धन ओ का जैसा कोई शब्द नहीं होगा। या तो यहां तो दूसरा शब्द यहां पे ई आएगा, या तो दूसरा शब्द यहां पे ई आएगा, या तो दूसरा शब्द री आएगा। ठीक है, मतलब तीन में जो है तीन ही तरीके के जो है दूसरा, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो नव वा जो है आखिरी जो है, ठीक है, तो उपसर्ग जो है इसका आता है, नव का वा धन आ आता है, तो देखिए छोटा या बड़ा आ गया। ठीक, उसी तरह ऊड़ा का जो है पहला वर्ड है ऊ, तो देखिए ओ बन जाएगा, तो नवोड़ा ओ में ओ आया, बोड़ा है ना तो वो में ओ आता है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और भी करा देता हूं मैं आपको। ठीक है, अब देखिए अगर हम आपको लिख दें यहां पे देवेंद्र, ठीक देवेंद्र, ठीक, तो देखिए यहां आता है देव, देव, ठीक, इसका संधि विच्छेद करेंगे देव धन इंद्र। ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहां पे आ रहा है और यहां पे ई आ रहा है, तो मैंने बताया था कि छोटा हो या बड़ा हो या छोटी ई हो या बड़ी, इनका अगर मेल हो जाए तो बनेगा बड़ी ई ही बनेगी। ठीक, तो देवेंद्र हो गया यहां पे। ठीक है, अगर वीरोचित देखो, वीरोचित, वीर धन है ना उचित। ठीक, वीरोचित हो गया, तो रा में आया और यहां छोटा ऊ आया। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहां रा आया और छोटा ऊ आया, तो ये बन जाता है ओ। ठीक, और ओ का मतलब वीरोचित, तो देखो ध्यान हो गया। तो ये याद रखिएगा, दूसरी लाइन जरूर याद रखिएगा, एक तरफ ई होगा, एक तरफ ऊ होगा या एक तरफ री होगा। ठीक,
ये चीज आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। आपको गुण संधि आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे भी मैं आपको दूसरी संधि भी बता दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अब देखिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से रिलेटेड जो है आपको एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। अब बहुत सिंपल है, मेरा और मेरी, है ना, हमारा या हमारी, इस तरीके से जो है सेंटेंस बना लीजिए। मतलब पहला जो, मतलब मेरा मेरी जो है लगा करके जो है क्वेश्चंस को देखिए। मेरा उपहार ये है, मेरा ग्रंथ ये, मेरी ग्रंथ, मेरी ग्रंथ, मेरे ग्रंथ की रचना, हमारे ग्रंथ की रचना किसने की, ठीक है, हमारी नहीं होता। इसी तरीके से सेंटेंस, हमारी ग्रंथ की रचना नहीं बोला जाता। मेरा मस्तक, मेरी मस्तक, मेरा दिमाग खराब है, मेरा मस्तक खराब है ना। मेरी रचना, मेरा रचना ये है, हमारा रचना, हमारी रचना ये है, ठीक है। तो इसी तरीके से बोला जाता है ना। तो मेरी रचना, तो इसका मतलब है डी आंसर इसका स्त्रीलिंग को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, हमेशा इसी तरीके से जो है क्वेश्चंस को बना लीजिएगा। मेरा रचना, मेरी रचना, हमारा रचना, हमारी रचना, है ना। तो ये जो है आपका, आपकी, इससे बना करके जो है ना, क्वेश्चन को मिलाने का प्रयास करिएगा, आंसर तुरंत निकल आएगा, ठीक। हाथी का जो है स्त्रीलिंग क्या होता है, कई बार जो है आपको शब्द दे दिया जाएगा और जो है उसको जो है पूछा जाएगा कि इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, ठीक है। तो हाथी का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा, हथिन, हाथिन या हथिनी या हाथिनी, या देखिए, तो ये शुद्ध वाक्यों में भी यूज़ किए जाते हैं, अशुद्ध वाक्यों के तौर पर भी यूज़ किए जाते हैं। तो हाथी का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा हथिनी, ध्यान रखिएगा। हाथी का जो स्त्रीलिंग होगा वो है हथिनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूतकाल के जो है कितने भेद होते हैं। तो देखिए, भूतकाल के जो है हमें भेद बताने हैं, 4, 8, 2, 6, ठीक। तो भूतकाल के हमें कितने भेद होते हैं। तो भूतकाल के जो है, ध्यान रखिएगा, भूतकाल के जो भेद होते हैं वो है 6, ठीक है। 6 भेद होते हैं। वो कौन से होते हैं। तो देखिए, 6 भेदों के नाम जान लीजिए आप। सामान्य भूत, ध्यान रखिएगा, सामान्य भूत, ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा और हर बार एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक। तो इसको गौर से ध्यान रखिएगा, सामान्य भूत, या फिर उसे बोलते हैं आसन्न भूत, ध्यान रखिएगा, आसन्न भूत, ठीक, ठीक है। मेरी बातों को सुनिएगा, जो है लिखने में थोड़ा सा स्टाइलस जो है प्रॉब्लम करता है, तो फिर भी मैं कोशिश करता हूं। या तीसरा नंबर है पूर्ण भूत, चौथा नंबर है अपूर्ण भूत, ठीक। ये नाम याद रखिएगा, आपको काम आएगा। संदिग्ध, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, बार बार मैं जो चीज़ें बोल देता हूँ वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसे मजाक मत लीजिएगा। आपके परीक्षा की दृष्टि से हेतु और हेतु मद, ठीक है, ये, ठीक है। तो देखिए, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये हो गया छठवां, 6 हो गया। अब देखिए, सामान्य भूत, पेन चेंज कर लेता हूं, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं ताकि शायद समझ में आ जाए। तो सामान्य भूत क्या होता है, ध्यान रखिएगा। सामान्य भूत में ध्यान रखिएगा, समय का ज्ञान नहीं होता, ये नहीं पता चलता कि क्या है, कब हुआ है, तो समय का ज्ञान नहीं। जैसे बस गई, ठीक, ध्यान रखिएगा, बस गई, ठीक है। उसी तरीके से आसन्न भूत होता है, समय का जो अवधि होती है वो निकट की प्रतीत होती है, मतलब अभी अभी ये कार्य हुई है, मतलब ऐसा लगता है कि समय जो है अभी अभी जो है निकला है। समय लिख दिया, समय, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, समय जो है अभी अभी निकला प्रतीत होता है। अभी, अरे यार, अभी जो है जगह कम है, इसलिए थोड़ा सा अभी अभी निकला प्रतीत होता है, ठीक है। जैसे मैंने पूजा की, उसने पूजा की, तो मतलब वो पता चल रहा है कि अभी इसने काम ये कंप्लीट किया है। पूर्ण भूत में मतलब जो है कार्य को समाप्त हुए काफी समय हो चुका है, पूर्ण भूत कहलाता है। और ये काफी समय का मतलब है कि बहुत समय भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक मतलब आज ही कंप्लीट हुआ है। 1 महीना, 2 महीना, 10 दिन, 4 दिन का प्रतीत होता है, या फिर वह इससे भी पुराना समय, जैसे कृष्ण ने जो है कंस को मारा, तो ये पूर्ण भूत होगा। अपूर्ण भूत में जो है क्या होगा, इसमें जो है समाप्ति की अवधि नहीं पता चलती कि कब जो है काम कंप्लीट हुआ है। तुम लेख लिख रहे थे, अब ये नहीं पता चल रहा है कि इसने जो है ये काम कंप्लीट किया है, कि पूर्ण कर लिया है, कि नहीं कर लिया है, ये बात नहीं। तुम लेख लिख रहे थे, तुम कुछ लिख रहे थे, है ना। अब वो अभी इस बात से सेंटेंस से पता चल रहा है कि ये पूर्ण हो चुका है ना। तो ये अपूर्ण भूतकाल में आएगा। संदिग्ध में होता है, ठीक, तो संदिग्ध में संदिग्धता रहती है उसमें। हेतु मद में क्या होता है, हेतु मद में होता है कि जो है कार्य जो है होना था और किसी कारणवश हुआ नहीं। मैं आता तो तू जाता, मैं ये करता तो तू करता, ठीक है। तो मैंने वो काम किया नहीं जो करनी थी, और उसके बाद जो है अगला कार्य हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये 6 को याद रखिएगा, बहुत पूछे जाते हैं।
मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। तो इस वाक्य में जो है वाच्य देखिए क्या है, तो देखिए भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य और जो है अन्य। तो देखिए इसमें 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसमें कर्ता की जो है प्रधानता होती है, इसमें कर्म की प्रधानता होती है, इसमें भाव की प्रधानता होती है। और इसको जो है भाववाच्य वाले सेंटेंसेस को पहचानने का तरीका यह होता है कि ये सेंटेंस जो होता है निगेटिव में होते हैं। मुझसे खड़ा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे ये किया नहीं जाता। ठीक है, तो ये इस हो गया इसका आंसर ए नंबर। ध्यान रखिएगा ये नहीं होता है, निगेटिव से ही आप पहचान लीजिएगा, ये भाववाच्य ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तिका का जो है तद्भव रूप क्या है? तो देखिए वर्तिका का जो है तद्भव रूप क्या है? बत्ती, वर्तिक, बाती व वात। तो देखिए सही आंसर देखिए इसका, तो इसका आंसर है वर्तिका का जो है सही आंसर है बाती। इसका सही आंसर है बाती, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसा होता है ना, दिया और बाती टाइप का होता है ना, तो बाती इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहाव शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय यूज किया गया है? ठीक है, तो बहाव में हमें प्रत्यय बताना है। वह, आव, हाव और आवा। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंत में, ध्यान रखिएगा इनका जो है प्रयोग होता है अंत में। ठीक है, प्रत्यय और उपसर्ग 2 होते हैं। ठीक है, तो जो शब्द के जो है मतलब जो शब्द होता है वो वाक्य के जो अंत में लग जाए तो उसे कहते हैं प्रत्यय। और वाक्य के अंत में लग करके जो है वो सेंटेंस का जो है मीनिंग ही बदल दे, मतलब अर्थ बदल देते हो, शब्द का जुड़ करके जो है अर्थ बदल देते हो। ठीक है, और उपसर्ग क्या होता है? ये पहले लगते हैं, ध्यान रखिएगा, पहले लग करके जो है वर्ड मीनिंग बदल देते हैं। ठीक है, धर्म, अब उसके आगे अगर हम आ वर्ग लगा दें, एक आ सेंटेंस लगा दें, तो वो हो गया पूरा जो है मीनिंग ही बदल दिया, तो अधर्म हो गया। तो अगर पूछा जाए अधर्म में उपसर्ग क्या है, तो इसका सही आंसर है आ वर्ग, ध्यान रखिएगा। और अधर्म में जो है प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, ये भी आप समझ गए होंगे कि आ। ठीक, तो अब देखिए प्रत्यय जो है अंत में यूज होता है, ये बात आप याद रखिएगा, प्रत्यय अंत में और उपसर्ग जो है पहले प्रयोग होता है। अब बहाव में क्या हो सकता है? तो बहाव में जो है आव का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा, आव प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसका आंसर बी नंबर है। ठीक है, जैसे भलाई, अब भलाई में जो है क्या प्रत्यय हो? तो लाई है, आखिर में जो है मैंने कहा ना प्रत्यय अंत में होता है, तो इसमें प्रत्यय हुआ है आई, ध्यान रखिएगा, भलाई में आई प्रत्यय हुआ है। और भूलक्कड़, भूलक्कड़ होता है, ठीक, लक्कड़ हो गया, तो देखिए इसमें कौन सा प्रत्यय हुआ है? भूल और अक्कड़, ध्यान रखिएगा अक्कड़। ठीक है, इसमें अक्कड़ का प्रत्यय यूज हुआ है। ठीक, तो देखिए सेंटेंस को जो है संधि करने का प्रयास कीजिएगा और अपने आप जो है आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, बस ये पॉइंट आप याद रखिएगा, यही बस भूल जाते हैं कि अंत में होता है कि कौन पहले होता है। तो प्रत्यय जो है अंत में होता है और उपसर्ग जो होता है, ठीक है, वो पहले प्रयोग हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखावट में जो है कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए लिखावट में क्या है प्रत्यय? मैंने बताया था अंत में होगा, तो लिख, धन, आवट। ठीक है, आवट हो गया, तो लिखावट इसमें आ हो गया। ठीक है, आप पता चल गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस व्यक्ति पर जो है अभियोग लगाया गया हो, ध्यान रखिएगा, उसे क्या कहते हैं? अक्सर जो है बहुत सिंपल है, लेकिन अक्सर जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभियोक्ता कहेंगे, अभियुक्त कहेंगे, अपराधी कहेंगे या वादी कहेंगे? तो ध्यान रखिएगा उसे जो है अभियुक्त कहेंगे, ध्यान रखिएगा उसको कहते हैं अभियुक्त। ठीक है, अभियुक्त होता है, ठीक है, जिस पर अभियोग लगाया। और जो है अपराधी कौन होता है? जिसने अपराध किया हो या अपराध करने वाला हो, कोई भी गलत कार्य जो होता है अपराध की दृष्टि पे, नियमों की दृष्टि से जो गलत है वो गलत है, वो अपराधी कहलाएगा। और वादी क्या होता है? जो किसी के विरुद्ध जो है, मान लीजिए जो वादी कौन होता है और अभियुक्त कौन होता है? तो ये है अभियोग लगाया गया है इस पे और वादी ने मान लीजिए इल्जाम लगाया है, तो जो किसी के विरुद्ध मुकदमा पेश करे, ध्यान रखिएगा मुकदमा चलवाए, वो होता है वादी। मुकदमा जो है लाने वाला या चलाने वाला, ठीक है, चलाने वाला। ठीक, तो जिसके ऊपर हत्या का आरोप लगा है वो अभियुक्त होगा और जिसने हत्या का आरोप लगा है वो वादी कहलाएगा। ठीक है, अब बात समझ गए होंगे। सौम्य का विलोम क्या है? विलोम शब्द जो है बहुत सिंपल है, पर बहुत बार आपको जो है विलोम की जो है बहुत मतलब एक तरीके से विलोम पढ़ते जाइए आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। सौभाग्य, उग्र, उम्र,
या फिर शत्रु या दुराशय। तो देखिए सौम्य का जो है संधि विच्छेद होता है, विलोम होता है, उसे कहते हैं, उम्र नहीं है, यहाँ पे गलत लिख गया है, सौम्य का होता है उग्र। ध्यान रखिएगा, सौम्य का जो है संधि कह रहा हूं मैं आपको, सौम्य का जो है विलोम होता है उग्र होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा हवा शब्द जो है हवा का पर्यायवाची यहां पे नहीं है, हमें बताना है। तो हवा के कौन कौन से पर्यायवाची थे? अनिल, मारुत, अनल और पावक। तो देखिए अनल जो होता है, ध्यान रखिएगा, अनल जो है वो अग्नि का पर्यायवाची है। ध्यान रखिएगा, अग्नि का पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी सभी जो है अनिल, मारुत और पवन जो है वो हवा का पर्यायवाची है। हवा के और भी पर्यायवाची जिसे कहते हैं वायु। ठीक है, और ये याद कर लीजिएगा, वायु और समीर कहते हैं। ठीक है, ठीक, और उसके बाद कहते हैं वात, ये भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिसके माध्यम से मैंने कम से कम 500 से भी ज्यादा जो है पर्यायवाची याद किए थे, क्योंकि आपको अपने ज्ञान से पढ़ना पड़ेगा। मैं अपने तरीके से पढ़ूंगा, हो सकता है मैं आपको सच बताऊं तो कुछ हो सकता है शब्दों का जो है चयन मेरे मतलब भाषा शैली में गलत हो। गलत इन द सेंस मतलब मुझे कई बार जो है गलत भाषाओं का प्रयोग करके याद करना पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ें गलत ही शब्दों में निकल रही है। ठीक है, फिर भी मैं याद कर लेता हूँ अपने तरीके से, क्योंकि भाई देखिए आपको याद करने से मतलब, तो देखिए जैसे हवा है, अब बात लिखा है यहाँ। ठीक है, तो हम ऐसे याद किए थे, बात बात पे तुम्हारा ना बिल्कुल मतलब पारा गर्म हो जाता है, तो इस बात बात पे ना एकदम से तुम्हारे हवा की तरह भागते हो। बात बात पे तुम्हारा जो है एकदम से तुम्हें कुछ बात कहनी होती तो मतलब बिल्कुल हवा की तरह कहना कोशिश कर। इस तरीके से आप याद करने का। समीर सभी को पता है कि समीर जो है हवा का पर्यायवाची है। ठीक है, ये बताइए वायु भी है, हवा की पर्यायवाची है। जो इंपॉर्टेंट है वो है वात। आपको वात नहीं पता होगा बहुत लोगों को, या फिर जो है उसे कहते हैं नभ प्राण। ठीक है, नभ और प्राण इसे कहते हैं नभ प्राण। ठीक है, और या फिर मृग वाहक, इसे कहते हैं मृग वाहक। ठीक है, वाहन, मृग वाहन। ठीक है, अब ये चीजें आपको याद रखनी है। अब देखिए अनल यहां पूछा गया था, तो मैं आपको अनल अग्नि जिसे कहते हैं, तो अग्नि का पर्यायवाची भी बताते हैं। तो अनल पावक, अनल पावक तो बिल्कुल आपको जो है ये एक टैगलाइन हो गई है, अनल पावक, या फिर इसे कहते हैं ज्वाला। तो ये तो आपको पता होगा। अब जो नहीं पता होगा उसे कहते हैं वैश्वानर। ठीक है, वैश्वानर, बानर, वैश्वानर। ठीक है, जिसने जो है आग लगा दी थी, ऐसे जो है आग नहीं लगा दी थी। तो इस देखिए आपको जो है, या फिर अनल को बोलते हैं कृषाणु। ध्यान रखिएगा, कृषाणु। ठीक, कृषाणु, और इसे कहते हैं हुताशन, जो अक्सर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो है हुतासन, हुतासन। ठीक है, तो ये है पर्यायवाची हुतासन। ठीक, इतनी चीजें आपको याद होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सांप का पर्यायवाची हमें बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सांप का पर्यायवाची आपको याद होना चाहिए, बहुत बार पूछा जाता है। अहि, केहरी, अरुण शिखा, दारसुल, दारलु, शादुर्ल। ठीक है, तो देखिए सांप का जो पर्यायवाची होता है उसे कहते हैं अहि। और इसके अलावा जो है कौन सा कई है पर्यायवाची, तो वो है, ध्यान रखिएगा, व्याल। व्याल जो है वो है सांप का पर्यायवाची। या फिर जो है कहते हैं ना भुजंग नाग है, ये भुजंग काला है तो भुजंग हो गया। पाव नाग, ध्यान रखिएगा, पाव नाग। ठीक है, तो मैंने तो ऐसे याद कर लिया था इसको, पाव नाग है, पाव में लग गया नाग तो काट लेगा। तो इस तरीके से देखिए छोटे से छोटे बात भी जो है कहानी के रूप में आपको हमेशा याद रहती है। ठीक है, सारंग, कई बार जो देखिए आपने, सारंग को मैंने ऐसे तोड़ा था कि बहुत सारे रंग होते हैं उसमें, सांपों में नहीं, देखिए कितने कलरफुल होते हैं, बहुत डरावने होते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जो है गूगल करके देखिए कलरफुल सांप, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मणिधर, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, मणिधर होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है उरग, ध्यान रखिएगा, उरग जो है इसमें से सबसे, तो उरग आपको याद रखना है, सारंग याद रखना है, पावनाग याद रखना है, और ब्याल, इतने आपको याद रखने हैं। ये चार जो है सांप की याद कर लिए तो आपको कभी सांप का पर्यायवाची गलत नहीं हो, और अही तो है ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और केहरी और सादुर्ल जो है ये है सिंह का पर्यायवाची। ध्यान रखिएगा, ये है सिंह का पर्यायवाची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तनय, सूत या आत्मज जो है ये किसका पर्यायवाची है, तो पुत्र, पुत्री, भाई, पिता। ठीक, तो देखिए ये पर्यायवाची है
पुत्र का, ध्यान रखिएगा, तनय, सुत और आत्मज ये पुत्र का पर्यायवाची है, ठीक है। और पुत्र का एक और है अंशज, ठीक है। अंशज जो है ये मेरा अंश है, ये है ना, तो तुम्हारा अंश समाप्त कर देंगे, तो इस तरीके नहीं कहता, तो इसे कहते हैं अंशज, ठीक। अब पुत्री का जो है बहुत सिंपल है, बस केवल जो है पुत्र के पर्यायवाची के आगे जो है जा लगा, मतलब बड़ी आ लगा देना है। तो तनया, तनया हो गया पर्यायवाची पुत्री का, सुता हो गई पुत्री का, आत्मजा हो गई पुत्री का, ठीक है, अंशजा हो गई पुत्री का, ठीक। ये आप याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और दिया हुआ है, ये भी बता देता हूं। भाई का जो पर्यायवाची क्या होता है? अनुज, ठीक। अनुज होता है अग्रज, अनुज, ये तो आपको याद रखना है। अग्रज जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट, और उसके बाद भी इंपॉर्टेंट है जो है भ्राता, भ्राताश्री, और या फिर जो है भ्रातृ भी बोलते हैं इसे, ठीक ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए एक शब्द, कई बार जो है इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अविकल, अनिधार्य, अनिर्णीत और अनिवार्य, जिस, तो ठीक यहां पे देखो पूछा जा रहा है जिसका निवारण ना हो सके उसको क्या कहते हैं? तो अनिवार्य उसको कहते हैं। ध्यान रखिएगा, डी इसका सही आंसर है, अनिवार्य उसको कहते हैं। और अनिर्णीत जो होता है, इसका निर्णय ना हो, ध्यान रखिएगा, जिसका निर्णय ना हो, निवारण नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिसका निर्णय ही ना हो, ठीक है, निर्णय ना हो, और जिसको निवारण, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस पर हमला ना किया गया हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस वाक्य के लिए जो है क्या कहते हैं? आक्रांता, अयोध्या, आक्रामक और अनाक्रांत। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? तो इसको कहते हैं अनाक्रांत। ध्यान रखिएगा, जिस पर हमला ना किया गया हो उसे कहते हैं अनाक्रांत, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सावधान में जो है संधि विच्छेद हमें बताना है, ठीक है। मैंने उधर आपको बताया था गुण संधि के बारे में, अब मैं आपको बता देता हूँ मतलब जो है इसमें से कौन सी संधि। तो देखिए इसमें जो है संधि का प्रयोग हुआ है दीर्घ संधि, ठीक। अब मैं आपको पहले मैं इसका जो है थ्योरी बता देता हूँ, ताकि जो है इसको आप खुद कर लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, और समझ से आपने खुद मतलब समझने का, ठीक। चलिए, तो देखिए इसमें जो है दीर्घ संधि में होता है, ये होता है, मैं थोड़ा सा इसको किस तरीके से समझाऊं मैं आप लोगों को। चलिए इसको देखते हैं ऐसे, आ और आ। देखिए क्या है ना, बड़ा स्पेस है नहीं मेरे पास, इसकी वजह से जो है थोड़ा सा समझाना मुश्किल हो जाता है उन शब्द उस तरीके से जिस तरीके से आप समझाना चाहते हैं, हम समझाना चाहते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ये हो जाती है क्योंकि स्पेस है नहीं। अगर मेरे पास वाइट बोर्ड होता तो मैं आपको जो है बहुत अच्छे से लिख के समझा देता, या फिर री, ठीक। अब देखिए इतने, ये पहला है, ध्यान रखिएगा पहली लाइन है, और दूसरी लाइन में जब जुड़ता है ये छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा और री, ठीक है। ये जब जो है मेल होता है इनका, ध्यान रखिएगा, इनका जब मेल होता है इसी से, मतलब इनका मेल इसी वर्ड से हो जाए, इन्हीं के छोटा बड़ा से हो जाए, छोटी ई बड़ी से हो जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, छोटी बड़ी से हो जाए, छोटा ऊ बड़ा ऊ से हो जाए, री का री से हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया, तो बन जाता है, ये हो जाएगा आ, बड़ा आ बन जाएगा, ये हो जाएगी बड़ी ई बन जाएगी, ये हो गया बड़ा ऊ बन जाएगा। ये तो सबसे सिंपल है, ठीक है, केवल ऊपर आ ई उ री, और इसका जैसे कि अब देखिए, अब हम आपको बताने का, इतना पॉइंट आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे आ वर्ड लिखा है, फिर यहाँ पे एक और आ वर्ड लिखा है, तो उससे बन जाएगा बड़ा, ठीक है। इसके चार हो गए, आ धन बड़ा आ बनाएगा बड़ा आ, ठीक। आ धन जो है आ हो गया, आ, अब बड़ा आ धन बड़ा आ होता है तो भी बनाएगा बड़ा आ। अब देखिए बड़ा आ धन बड़े छोटा आ तो भी बनाएगा बड़ा आ, ठीक। इसी तरीके से जो है छोटा ई प्लस छोटा ई बना देगा तो बड़ी ई, ठीक। अब देखिए, अब हम सारे जो है क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए सावधान में है, सावधान में सा धन अवधान, ठीक, सा धन अवधान, तो सावधान हो गया। तो यहां छोटा प्लस छोटा मिलके बना बड़ा, ठीक। तो यहां हो गया सावधान, ठीक है।
अब ये चीज़ आपको याद रहेगी। अब देखिए रामायण, रामायण, ठीक है, इसमें देखिए क्या है, तो राम धन आयन, राम धन आयन, ठीक है, तो राम हो गया आ और धन आ बनाया बड़ा आ, ठीक, तो रामायण हो गया, ठीक है। इसमें जैसे वधूर्मी, अब देखिए वधूर्मी, ठीक है, इसको कहते हैं वधु, ठीक, वधु धर उर्मी, तो ये हो गया, देखिए उ धन जगह यहां पे बड़ा ऊ है, अब बड़ा ऊ मिलाकर के बड़ा ऊ बने तो वधूर्मी हो गया, ठीक है। मात्र राम, अब री का भी मैं बता देता हूं आपको, मात्र राम मान लीजिए दिया हुआ है, तो इसको देखिए मातृ, ठीक, प्लस ऋणाम होगा, ठीक है, ये हो गया इसका संधि। तो यहां त्रि में जो है री का शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, यहां पे भी री, तो यहां पे भी री हो जाएगा, तो ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखें, ये चार, देखिए कितना सिंपल फैक्ट्स में है, दीर्घ संधि है, ये पहचानने के लिए बस केवल आपको की याद रखना है। बैलगाड़ी में जो है कौन सा समास का प्रयोग किया गया है, बैलगाड़ी, ठीक, तो देखिए बैलगाड़ी में जो है कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। इसमें आंसर जो है इसका डी नंबर है, मैं आपको समझा देता हूं किस तरीके से ये तत्पुरुष समास है। तो बैलगाड़ी में जो है दोनों शब्दों के बीच में अगर जो है तत्पुरुष समास क्या होता है, जो तत्पुरुष समास होता है उसमें जो है दोनों शब्दों के बीच में जो है कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा, कारक चिन्ह का जो है प्रयोग होता है, बीच में जो है कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो देखिए बैलगाड़ी, बैल से खींचे जाने वाली गाड़ी, तो देखिए कारक चिन्ह है सा, ठीक है। जैसे राजकुमार मान लीजिए दिया हुआ है, राजकुमार अगर मान लीजिए दिया है तो क्या होगा, राजा का कुमार, राज का कुमार, ठीक है। शोकग्रस्त हो दिया हो मान लो, तो शोक से ग्रस्त, तो देखिए वहां पे जो है से जो है कारक चिन्ह लगा है, कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरीके के जो कारक चिन्ह होते हैं, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, बहुत सिंपल है तत्पुरुष समास, ठीक है। वहीं पे जो है द्विगु समास जो होता है, ध्यान रखिएगा, वहीं पे जो है द्विगु समास होता है, उसमें जो है पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है, ध्यान रखिएगा, संख्या होती है। जैसे दशानन, ठीक, दशानन मतलब दशरथ के, मतलब जो रावण के जो है उसके जो है 10 सर थे, ठीक है। नवरात्रि, नवरात्रि, ठीक है, 9 दिन जो है रात्रि में मनाया जाने वाला 9 है, ठीक है। शताब्दी, 100 वर्ष से वाला जो है मनाया जाता है उसको शताब्दी कहते हैं, तो देखिए द्विगु समास हो गया, ठीक है। चौराहा, उसी तरीके से जो द्वंद्व समास होता है, इसको पहचानने का तरीका क्या होता है, दोनों इसमें जो है पद होते हैं, ठीक है। इसमें देखिए दोनों पद जो है महत्वपूर्ण होते हैं, प्रधान होते हैं, दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे इसमें जो है क्या चीज का होता है, तो द्वंद्व में जैसे दाल रोटी, दाल रोटी, ठीक है। धर्म और द्वंद्व को पहचानने का तरीका है, बीच में और शब्द का प्रयोग होता है, दाल रोटी को जब हम तोड़ेंगे तो दाल और रोटी, ठीक है। धर्मा धर्म, ध्यान रखिएगा, धर्मा धर्म जो है कई बार जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अधर्म मतलब धर्मा धर्म मतलब अधर्म प्लस और धर्म, ठीक, अधर्म और धर्म, अरे यार धर्म, ठीक है, ठीक, तो ये चीज आपको पता चल गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एक और बचा है, अव्ययी भाव समास क्या होता है, तो इसमें जो होता है पहला पद होता है, पहला, ठीक, पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है, ध्यान रखिएगा, पहला पद प्रधान होता है, ठीक है। या फिर पहला पद प्रधान होता है, उसके साथ साथ जो है इसमें पहले पद में जो है अवयव या फिर जो है उपसर्ग, प्रत्यय उपसर्ग होता है ना, तो इसमें उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो कई बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है किस समास में जो है उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो वो आपको बताना है। अव्ययी भाव समाज में जो है पहला पद जो है उपसर्ग का होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे आजीवन, आजीवन नहीं होता कारावास, आजीवन कारावास होता है, तो आजीवन में जो है उपसर्ग हुआ है आ, ठीक, पहला पद इसमें प्रधान है, ठीक है। प्रतिदिन, तो डेली होने वाली जो है घटना प्रतिदिन, तो ध्यान रखिएगा प्रतिदिन, तो इसमें जो है कौन सा जो है वह है उपसर्ग, प्रति, प्रति उपसर्ग है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतने 4 मैंने बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से जो है 4 विकल्पों में दिए गए वाक्य का जो है सही काल वाला जो है प्रश्न चुनना है। और दीपा पौधों को पानी दे रही है, दे रही थी, ठीक, इसमें कौन सा जो है भूतकाल है, क्या है, तो बताना है हमें। तो देखिए 6 प्रकार के जो है मैंने बताए थे, भूतकाल जो है 6 प्रकार के होते हैं, तो ये सभी आपको बताने हैं, इसमें से कौन सा है इसका आंसर, मैंने सब कुछ बताया था। तो देखिए दीपा पौधों को पानी दे रही थी,
तो ये जो है ये अपूर्ण भूतकाल है। इसमें समाप्ति की जो है अवधि नहीं पता चल रही है, समाप्ति की जो है, ठीक है, उसमें जो है समाप्ति की अवधि अवधि जो है पता नहीं चल रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वाक्य का जो है हमें चयन करना है, ठीक। शुद्ध और उसका जो है शिमला जाना है, उसने जो है शिमला जाना है, उससे शिमाला जाना है और उसे शिमला जाना है। तो बहुत सिंपल है, डी आंसर इसका सही आंसर है, ठीक है। उसे शिमला जाना है, ना कि बाकी जो है गलत जो है। दिए वाक्य में जो है शुद्ध वाक्य का जो है चयन करना है। तो देखिए मोर के पंख सुंदर होते हैं, अब मोरों के पंख जो है सुंदर होते हैं, अब मोर के पंख सुंदर होते हैं या मोरों के पंख सुंदर होते हैं। तो देखिए अक्सर जो है सेंटेंस बोला जाता है मोर के पंख सुंदर होते हैं, तो इसको सही से समझिए कहाँ पे इसका सही आंसर दिया है। तो इसका आंसर ए है, मोर के पंख सुंदर होते हैं, ना कि मोर का पंख सुंदर होता है, ठीक है। ये आंसर बिल्कुल नहीं मार्क करना है, इसका आंसर ए नंबर है, ठीक है। आज के जो है 40 टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आज को आपको कराए हैं। इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ों को ध्यान से गौर से जो है समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आई होप जो है वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो जरा लाइक कर दीजिए उसको, वीडियो को, और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा चैनल को। इस तरीके के जो है डेली वीडियोस के लिए आपके लिए जो है परीक्षा की दृष्टि से सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं। आज के जो है लाइक करना मत भूलिएगा, टारगेट तो बिल्कुल मत भूलिएगा, हो सके तो टारगेट से ऊपर चला जाएगा तो मुझे मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात होगी। जिस तरीके से आपको जो है कई चीज़ कार्य करके खुशियाँ मिलती हैं, उसी तरीके से जो है जब आप वीडियो को जो है लाइक करते हैं, है ना, अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।